Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is types of commodity and using futures to invest in commodity. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो कल के वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था, दैट इज़ मेटल. आज हम उसको ही कंटिन्यू करने वाले सेकेंड टाइप जो कि एनर्जी है. अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट. सो सेकेंड टाइप इज़ एनर्जी. कोई भी इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड है इन एंटरिंग द कमोडिटी मार्केट फॉर द एनर्जी सेक्टर, उनको ये हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि कभी भी अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न हमें देखने मिला तो वो बेसिकली अफेक्ट करेगा प्रोडक्शन को, जो इम्पोज होता है बाय दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि ओपेक कंट्रीज़ है. एंड कोई भी अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमें देखने मिलता है तो वो एक अल्टरनेटिव सोर्सेस होते हैं एनर्जी के, जैसे कि विंड पावर, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल एक्सेट्रा. ये टेक्नोलॉजीज ऐसे होते हैं जो एम करते हैं कि वो रिप्लेस कर सकते हैं जो क्रूड ऑयल का जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के अंदर, उसको रिप्लेस करने के लिए ये सारी टेक्निक्स लाई जाती है. एंड ये सारी टेक्निक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट करती है ऑन द मार्केट प्राइस फॉर द कमोडिटी इन द एनर्जी सेक्टर. तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है एनर्जी के अंदर, उन्हें ये सारे एनालाइज करने के बाद ही करना चाहिए. जैसे कि आप एनर्जी का देख सकते हो, जून 1 2016 से लेके मई 2017 फर्स्ट तक ये तीन है, क्रूड ऑयल, गैसोलीन और हीटिंग ऑयल. इन सब के प्राइजेस चेंज. नेक्स्ट इज़ लाइव स्टॉक एंड मीट. लाइव स्टॉक के अंदर एंड मीट कमोडिटी के अंदर आता है पॉर्क बेली, लाइव कैटल एंड फेडर कैटल. नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल कमोडिटी के अंदर आता है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, राइस, कोको, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर, ये सारी चीज़ें. अगर आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ग्रेन्स हम देखते हैं कि वो वॉलेटाइल होता है ड्यूरिंग द समर मंथ, और कभी भी कोई भी वेदर रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमें देखने मिलता है तभी ग्रेन्स जो है वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं. कोई भी इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, उन्हें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कंबाइंड विद दी लिमिटेड एग्रीकल्चरल सप्लाई, ताकि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फ्रॉम राइजिंग एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइसेस. यूजिंग फ्यूचर्स टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी. एक तरीका है जिससे हम कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक अग्रीमेंट होता है टू बाय और सेल a particular commodity asset at a predetermined price at a specific time in future. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड प्राइस सेट करके रखते हैं और स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में वो ट्रांजैक्शन करते हैं. बायर जो होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक ऑब्लिगेशन लेता है कि वो बाय करेगा एंड रिसीव करेगा जो भी कमोडिटी के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है व्हेन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स. और जो सेलर होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक ऑब्लिगेशन लेता है कि वो प्रोवाइड करेगा कमोडिटी एंड डिलीवर करेगा जो भी अंडरलाइंग कमोडिटी के ऊपर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑन द एक्सपायरेशन डेट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं एवरी कैटेगरी ऑफ कमोडिटी के लिए. टिपिकली दो टाइप के इन्वेस्टर्स हमें देखने मिलते हैं फ्यूचर मार्केट के अंदर. एक है कमर्शियल, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल यूजर्स भी बोलते हैं ऑफ कमोडिटी, एंड सेकंड होते हैं स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टर्स. मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज ए पार्ट ऑफ बजटिंग प्रोसेस टू नॉर्मलाइज द एक्सपेंसेस एंड रिड्यूस द कैश फ्लो रिलेटेड हेडेक. मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो रिलाई करते हैं कमोडिटीज़ पे, बिकॉज उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो उस पर डिपेंड होता है. Production process may take a position in commodity market as a way of reducing the risk of financial losses due to the change in price. तो जैसे ही प्राइस जितनी चेंज होती है और जितना डिमांड होता है उसकी के ऊपर वो लोग प्रोडक्शन करते हैं.
सेकंड है द एयरलाइन सेक्टर। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो ये बहुत ही लार्ज इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैसिव अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज़ होता है एट अ स्टेबल प्राइस फॉर प्लानिंग पर्पसेस। बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री की एक ये नीड है, तो कंपनीज जो होती है वो क्या करती है, एंगेज करती हैं इन हेजिंग विद द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अलाव करता है एयरलाइन कंपनी को ताकि वो परचेज कर सके फ्यूल एट अ फिक्स प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये एक तरीका है जिससे कि वो अवॉइड कर सकते, जो एयरलाइन कंपनीज है वो अवॉइड कर सकती है वॉलीटिलिटी जो होती है मार्केट के अंदर फॉर द क्रूड ऑयल एंड गैसोलीन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि फार्मिंग कोऑपरेटिव्स भी यूटिलाइज करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। विदाउट द एबिलिटी ऑफ हेज with the future contract, any volatility in the commodity market has potential to bankrupt the businesses that requires a relative level of predictability in the price of the goods in order to manage their operating expenses. नेक्स्ट है स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टर्स। स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूचर मार्केट के अंदर कमोडिटीज़ के रिलेटेड। स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं वो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर या फिर हम ट्रेडर कह सकते हैं जो परचेज करते हैं असेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड एम्प्लॉयज सर्टेन स्ट्रैटेजी ताकि वो अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं फ्रॉम द चेंज इन द असेट प्राइसेस। स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो होप करते हैं कि प्रॉफिट जो हो वो उनको मिले फ्रॉम द चेंज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज वो लोग रिलाई नहीं करते एक्चुअल गुड्स पे, दे आर स्पेक्यूलेटिंग ऑन इट्स ऑर्डर टू मेंटेन देयर बिजनेस ऑपरेशन। जैसे कि एयरलाइन कंपनी एक्चुअली रिलाई करती है फ्यूल पे, वैसे ही स्पेक्यूलेटर टिपिकली क्लोज आउट देयर position before the future contract is due. As a result, they may never take the actual delivery of the commodity itself. बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, बिकॉज ये एक मेथड है टू पार्टिसिपेट इन द कमोडिटी मार्केट। अगर कोई भी चीज़ बराबर से एनालाइज की जा सकती है और फिर उसके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कभी भी हमें लॉसेस नहीं देती है ज़्यादातर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि ये ह्यूज प्रॉफिट भी हमें अर्न करके दे सकता है, बट अगर हमने सब कुछ एनालाइज बराबर से किया है तो। नेक्स्ट इज़ लाइव स्टॉक एंड मीट। जैसे कि आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव कैटल, फेडर कैटल एंड लीन हॉक का हमें दिया गया है जून 1 2016 से मई 1 2017, एंड आप चार्ट देख सकते हैं। लाइव स्टॉक एंड मीट, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तरीके से रिस्की हो सकता है, स्पेशली फॉर द इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए द डाउन साइड ऑफ देयर बीइंग अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट इज़ दैट लॉसेस हैव अ पोटेंशियल टू बी मैग्नीफाइड। जैसे ही हम एम करते हैं ह्यूज प्रॉफिट के लिए, वो ह्यूज लॉसेस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा हो तो आप लूज़ कर सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट या फिर उससे भी ज़्यादा बिफोर यू हैव टाइम टू क्लोज योर पोजीशन। मोस्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है वो ऑफर करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परचेसिंग ऑप्शन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है कैन बी लो रिस्क वे टू एंटर द फ्यूचर मार्केट। One way of thinking about the buying option is that it is similar to putting a deposit on something instead of purchasing it outright. With an option, you have the right but not the obligation to follow those on the transaction when the contract expires. Therefore, आपको प्राइस जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अगर वो मूव नहीं हो रहा है डायरेक्शन में जो आपने एंटिसिपेट किया था, you have limited your loss to the cost of the opinion you purchased. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक को यूज़ करके कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है कमोडिटी मार्केट में, और ETF एंड नोट्स टू इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है कमोडिटीज़ के अंदर। If you like the video, please do like, comment, share, and don't forget to subscribe to our channel. You can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you.